जय जवाहर सिंह। मैं अमित राठौर आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। और आज हम जो देखने वाले हैं क्लास वो है आपका कंप्यूटर का वर्गीकरण। ठीक है, कंप्यूटर के वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया जाता है, किस आधार पर उसको अलग अलग वर्गों में बांटा जाता है, तो हम आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो को देखने से पहले आप इससे पहले जो दो वीडियो आए हैं, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और दूसरा आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो ये दोनों वीडियो को आप देखने के बाद ही इस वीडियो को देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए और आप इसका अच्छे से लाभ उठा सकें। ठीक, तो जैसे हम बात करते हैं कंप्यूटर के वर्गीकरण के बारे में, तो कंप्यूटर का वर्गीकरण किन किन आधारों पर हम कर सकते हैं, हाँ ना, किस लिए कंप्यूटर का वर्गीकरण किया जाता है। तो सबसे पहले है हम कंप्यूटर का वर्गीकरण किस आधार पर करते हैं। सबसे पहला है कामकाज के आधार पर, कामकाज के आधार पर। ठीक है, दूसरा उसके उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, और तीसरा है आपका उसके प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। हम इन तीनों आधार पर कंप्यूटर को वर्गीकरण करते हैं, है ना। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण हम उसके कामकाज, उसके कार्य शक्ति, कार्यशीलता और उसका उद्देश्य, किस उद्देश्य से वो काम कर रहे हैं, और उसका प्रयोग हम किस प्रकार से उसका प्रयोग कर रहे हैं, इन विभिन्न आधारों पर हम इसका वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, अगर हम इसके प्रकार की बात करें, है ना, इसके प्रकार की बात करें कि हम किस किस प्रकार से इसका वर्गीकरण कर सकते हैं, तो पहला है आपका, पहला है प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। दूसरा उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर। और तीसरा है आपका आकार के आधार पर, आकार के आधार पर। तो हम इन तीन भाग में हम कंप्यूटर को वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर हम बात करें, है ना, तो हम कितने प्रकार से इस्तेमाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम प्रयोग के आधार पर हम इसको तीन प्रकार से बांट सकते हैं। पहला है आपका एनालॉग, एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा है आपका डिजिटल, डिजिटल कंप्यूटर। और तीसरा है आपका हाइब्रिड, हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक, तो हम प्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के भाग में बांटते हैं। ठीक, उसके बाद ये जो डिजिटल कंप्यूटर है उसको हम आकार के आधार पर, आकार के आधार पर हम चार भाग में बांटते हैं, है ना। तो सबसे पहला भाग है वो है आपका माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। दूसरा है मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर। तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर। और चौथा है आपका सुपर कंप्यूटर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रयोग के आधार पर देखें, तो प्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को हम तीन भागों में बांटते हैं। सबसे पहला होता है आपका एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक, अब जो डिजिटल कंप्यूटर है उसको हम आकार के हिसाब से देखते हैं। तो आकार के हिसाब में हम माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर चार भाग में उसको बांट सकते हैं। या अभी जो हम यूज करते हैं कंप्यूटर, वो कौन सा कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है। उसके बाद अगर उद्देश्य की बात करूं तो एक होते हैं जनरल पर्पस और एक होते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, है ना। तो मेनली जो आपका वर्गीकरण है वो यही है, प्रयोग के आधार पर और आकार के आधार पर। ठीक, हम इसको एक एक करके देखते हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो है आपका एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर, ये दोनों हम तुलना करके देखते हैं कि दोनों में ऐसा कौन कौन से अंतर है जो दोनों को अलग अलग बनाती है। ठीक है, तो सबसे पहले है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर जो भौतिक राशियों को मापता है। ठीक है, जैसे दाब, तापमान, लंबाई, ऊंचाई आदि के माप कर उसको घंटों में परिणाम देता है। तो एनालॉग कंप्यूटर की बात करें तो क्या होता है, भौतिक राशियों को मापने के लिए उसका उपयोग करते हैं। ठीक, और किसका मापन करते हैं उसमें, तापमान, दाब, लंबाई, ऊंचाई, है ना, आदि को हम उसमें मापते हैं। दूसरा, ये कंप्यूटर किसी राशि को मापन तुलना के आधार पर करता है। मतलब जो एनालॉग कंप्यूटर है ये क्या करता है, जो भी कोई राशि है उसको मापन कैसे करते हैं, दोनों की तुलना के आधार पर करते हैं। मतलब
दो चीज़ को रखेगा और दोनों को तुलना करेगा, उसके बाद वो परिणाम देता है ना। उसके बाद अगर हम संकेत की बात करें तो ये क्या करता है, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में रहता है। तो एनालॉग कंप्यूटर होता है वो आपका इस तरह से वेब में होता है, ठीक। वहीं पर हम अगर यहाँ पर डिजिटल की बात करें तो डिजिटल में होता है ये डिस्क्रीट फॉर्मेट में रहता है ना, असतत होता है। और ये क्या होता है, सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है, और ये डिस्क्रीट होता है डिजिटल वाला, ठीक। तो ये जो एनालॉग कंप्यूटर होता है इसमें क्या होता है, जो संकेत होता है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होते हैं। और इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, जो एनालॉग कंप्यूटर होता है उसका वैज्ञानिक अनुसंधान में, उदाहरण के लिए एनालॉग कंप्यूटर हम कहाँ पर देखने को मिलता है, तो सबसे बड़ा उदाहरण है आपका स्पीडोमीटर, घड़ियां, विद्युत मीटर, है ना, ये सब क्या है आपका एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण है ना। तो ये हो गया आपका एनालॉग कंप्यूटर। भौतिक राशियों का मापन करता है, लंबाई, तापमान, दाब, ऊंचाई आदि को मापकर उसका परिणाम देता है। और ये मापन किस आधार पर करता है, तुलना के आधार पर करता है ना। इसका जो संकेत होता है कंटिन्यूअस होता है इस प्रकार का जो वेव होता है ना, और इसका उपयोग विज्ञान और इंजीनियरिंग में किया जाता है। यहीं पर हम देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, ये अंकों पर कार्य करता है। जो डिजिटल कंप्यूटर होता है अंकों पर कार्य करता है, और ये उन्हीं डाटा को एक्सेस करता है जो बाइनरी फॉर्मेट में रहता है, ठीक है। ये उन्हीं डाटा को एक्सेस करता है या उन्हीं डाटा पर कार्य करता है जो 0 और 1 के फॉर्मेट में रहता है। कहने का मतलब क्या है, बाइनरी नंबर के आधार पर रहता है, उसी नंबर पर ये क्या करता है, कार्य करता है। ये गणना के साथ साथ और क्या कर सकता है, आपका तार्किक कार्य भी कर सकता है ना। ये गणना भी करता है और साथ ही साथ तार्किक कार्य करता है। जो हम कंप्यूटर आज यूज करते हैं, जैसे मैंने कंप्यूटर की भाषा में बताया था ना कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो गणितीय गणना तथा तार्किक गणना करता है। तो वही होता है आपका डिजिटल कंप्यूटर। ये क्या करता है, गणना के साथ साथ तार्किक क्रियाएं भी करता है। अगर डिजिटल कंप्यूटर संकेत की बात करें तो ये क्या होता है, असतत होता है ना। उसके बाद इसके कार्य की बात करें तो विविध कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे हमारा जो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, वो इसका उदाहरण है, और उसका यूज तो हम लोग कहीं पर भी कई अलग अलग प्रकार के कार्यों के लिए करते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा डिजिटल कंप्यूटर, ठीक। डिजिटल हमेशा अंक को समझता है और ये होता है आपका वेब को समझता है, भौतिक राशि वेब, है ना। तो ये हो गया हमारा कंप्यूटर का वर्गीकरण, डिजिटल और एनालॉग। इसके बाद देखते हैं इसका तीसरा, वो है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। अब एनालॉग और डिजिटल के बाद अगर हाइब्रिड की बात करें तो जो एनालॉग कंप्यूटर होता है और डिजिटल कंप्यूटर होता है, उन दोनों का जो विशेषता है या उन दोनों का जो गुण है वो दोनों गुण किसमें पाया जाता है, आपका हाइब्रिड कंप्यूटर में पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण आपके हाइब्रिड कंप्यूटर में पाए जाते हैं, है ना। ये कंप्यूटर ताप, गति, प्रवाह आदि संकेतों पर कार्य करते हुए गणना करने और तार्किक क्रिया करने में सक्षम होता है, ठीक है। ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो क्या है, आपके ताप, गति, प्रवाह आदि संकेतों के साथ साथ क्या करता है, गणना करने और तार्किक क्रिया करने में क्या होता है, सक्षम होता है। इनका जो आउटपुट होता है वो अंकों में मापने की किसी इकाई, ठीक है, दोनों रूप में हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। इसका उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में करते हैं और सैटेलाइट क्षेत्र में करते हैं। आपने देखा होगा जब आप आईसीयू में जाएंगे तो वहाँ पर एक मॉनिटर लगा रहता है। उस मॉनिटर में आपको एक साइड में जो आपका हार्ट बीट है उसको आपको डिजिटल अंक के माध्यम से दिखाएंगे, और दूसरा आपका जो ब्लड प्रेशर है या जो आपकी सांस लेने की जो गति है उसको आपको एक साइड में दिखाते हैं वेब में, है ना। वो क्या होता है, आपका एनालॉग होता है। और इसका अगर हम उदाहरण की बात करें तो ईसीजी और डायलिसिस का जो मशीन आता है वहाँ पर ये हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, है ना। उसके बाद हम आकार के आधार पर बात करें, कंप्यूटर के आकार के आधार पर हम उसको बांटते हैं। सबसे पहले आपका माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा होता है आपका मिनी कंप्यूटर, तीसरा होता है मेनफ्रेम कंप्यूटर और चौथा होता है आपका सुपर कंप्यूटर। तो अगर हम माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो इसका जो विकास है 1970 के दशक में हुआ था, है ना। आकार में सबसे छोटा होता है ये जो कंप्यूटर है, आकार में सबसे छोटा होता है। इसमें हम किसका उपयोग करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते हैं, और उनको पीसी भी कहा जाता है, पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। मतलब जो आपके घर में होता है जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप होता है, वही क्या आपका माइक्रो कंप्यूटर है ना। और ये जो जैसे आपका डेस्कटॉप, लैपटॉप, होमटॉप, नोटबुक, टैबलेट, ये सब आपका माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद अगर हम मिनी कंप्यूटर की बात करें तो मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से आकार में थोड़ा बड़ा होता है।
इसका विकास 1965 में सबसे पहले किया गया था और उस टाइम जो मिनी कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम था PDP-8। इस जो मिनी कंप्यूटर है इसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा CPU और एक से अधिक यूजर हम लगा सकते हैं। मतलब जो मिनी कंप्यूटर है उसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक CPU का यूज करते हैं और उसमें एक यूजर ही बैठ के कार्य कर सकते हैं। लेकिन जो मिनी कंप्यूटर है उसमें हम एक से ज़्यादा CPU लगा सकते हैं और एक से अधिक यूजर उसको यूज कर सकते हैं। इसीलिए जो मिनी कंप्यूटर है उसको मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग कंप्यूटर भी कहा जाता है। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो AS400 और HP 9000 RISC 6000 ये है आपका मिनी कंप्यूटर का उदाहरण, है ना। तो यहाँ तक हो गया आपका माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर। इसके बाद हम देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। और आकार के साथ जो हमारा दूसरा कंप्यूटर है वो है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर ये जो कंप्यूटर है ये मिनी कंप्यूटर से बड़ा और जो सुपर कंप्यूटर होता है उससे साइज में या आकार में छोटा होता है। ठीक, इस तरह के कंप्यूटर में एक साथ जो जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर है एक साथ 256 यूजर एक साथ काम कर सकते हैं, है ना। जैसे बड़े बड़े जो औद्योगिक संस्थान होते हैं या आपका जो रेलवे का आरक्षण वाला जो काउंटर होता है, टिकट काउंटर, इन सब जगहों पर कौन से कंप्यूटर का यूज करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज करते हैं, है ना। ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है एक सर्वर के रूप में एक रूम में स्थापित किया जाता है। उसके बाद इसको अलग अलग नोड्स के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह तक फैलाया जाता है। इसके जो अलग अलग जो सिस्टम होते हैं और उसी के आधार पर 256 यूजर एक साथ इसमें काम कर सकते हैं। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है सबसे पहले यूएस के IBM कंपनी था, है ना। यूएस के जो IBM कंपनी था उसने सबसे पहले इसका विकास किया था। और इसका जो मेन फ्रेम जो कंप्यूटर के उदाहरण की बात करें तो IBM 4300, IBM 4381 और VEX 8842 कंप्यूटर है जो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण है ना। ये जो कंप्यूटर का उदाहरण है मेन फ्रेम कंप्यूटर का या आपको सुपर कंप्यूटर का, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर का, तो उसमें कंप्यूटर का नाम दे देते हैं और पूछता है कि ये किस प्रकार के कंप्यूटर का उदाहरण है। तो इसको आप लोग एक बार ध्यान दीजिए। नेक्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर के बाद जो कंप्यूटर है हमारा सुपर कंप्यूटर। ठीक, तो सुपर कंप्यूटर की बात करें तो ये आकार में सबसे बड़ा होता है, सबसे अधिक शक्तिशाली होता है और सबसे ज़्यादा प्रोसेसर इसमें लगे होते हैं, है ना। इसमें एक जो आपका सुपर कंप्यूटर होता है उसमें हजारों माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते हैं। विश्व का जो सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो था आपका 1964 में उसका विकास किया गया था। CDC 6600 जो था वो आपका पहला सुपर कंप्यूटर था। उसके बाद अगर सबसे सफल सुपर कंप्यूटर की बात करें तो वो था आपका क्रे 1 जिसका विकास 1976 में हुआ था। अगर इसको हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत का जो सबसे पहला जो कंप्यूटर था, नॉर्मल कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, PC की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहला जो कंप्यूटर था वो था आपका सिद्धार्थ। सबसे पहला जो कंप्यूटर था वो था आपका सिद्धार्थ। अगर हम भारत में पहला सुपर कंप्यूटर की बात करें तो वो है आपका परम 8000, है ना, परम 8000। इसको जो सुपर कंप्यूटर है भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000, है ना, उसका जो विकास पुणे के CDEC कंपनी ने 1991 में उसका विकास किया। ठीक, यहाँ तक ये हो गया, है ना। अगर कंप्यूटर और फादर की बात कहा जाए तो चार्ल्स बेबेज। ठीक, उसके बाद अगर पहला कंप्यूटर की बात कहा जाए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तो ENIAC। भारत का पहला कंप्यूटर की बात कहा जाए तो सिद्धार्थ। अगर विश्व की पहला सुपर कंप्यूटर की बात कहा जाए तो CDC 6600। अगर विश्व का सबसे सफल कंप्यूटर की बात कहा जाए तो 1976 में क्रे 1। और भारत में अगर सुपर कंप्यूटर की बात कहा जाए तो आपका 800। ठीक है, तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। अब इस वीडियो के बाद अगला वीडियो आएगा उसमें हम कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।